सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में पुनः अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ग्रामश्री नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए उनकी जो कविता ग्रामश्री है उसके 2 कविता पदों का हम लोगों ने भावार्थ समझा था। तो उम्मीद है कि आप सभी को इसका भावार्थ समझ में आया होगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा था कि ग्रामश्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का बड़े ही मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तलक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य हमें गाँव में ही देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के आगे की जो पंक्तियां हैं उसके भावार्थ को हम लोग समझेंगे। तो रंग रंग के फूलों में झिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हूँ फूल स्वयं उड़ उड़ ब्रंतों पर। तो रंग रंग के फूलों में झिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो मटर के जो फूल हैं और फलियों वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो विस्तृत फल राशि की सखियां हों। रंगों रंग के फूलों में झिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो जो मटर जो है वहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो खड़ी होकर क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है अर्थात हंस रही है। मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हंस रही है। बीजों की लड़ी या श्रृंखला को अपने में समेटे मटर की फलियां मखमल की मुलायम थलियों से मटर के पौधे से लगी लटक रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब तक फूलों से दूसरे फूल तक पर जाती हैं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ ब्रंतों पर। तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने ब्रंतों मतलब डंठों से उड़कर दूसरे ब्रंतों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो अब दूसरी पंक्ति, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तब की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुली जामुन जंगल में जहरबेरी झूली, फूले आंगू नींबू दालिम आलू गोभी बैगन मूली। तो गांव की जो धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तब की डाली, बल्कि बाग बगीचों में उगे आम की डालियां भी जो अब बौरों से सी गई हैं। अर्थात जो गांव में जो वृक्ष हैं पेड़ पौधे हैं उनमें भी अब क्या हो गया है, उनमें भी जो है फल आने शुरू हो गए हैं। झर रहे ढांक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, तो उसकी शोभा बढ़ रही है। जो गांव के जो पौधे हैं जो पेड़ हैं उनमें जो है अब क्या रही हैं, उनके जो फल हैं उनमें फल आने लगे हैं पेड़ों में। तो बसंती मौसम आने के कारण ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किस्लयों को विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, आम्रवन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर कोयल जो है कूक रही है। जैसे ही आम में बोर आ गए हैं, जो कोयल है वह खुश हो गई है और वह अपना, क्योंकि कोयल मीठी वाणी बोलती है ना, तो वो गा सी रही है और मतवाली सी हो गई है। कौन? कोयल। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, कटहल फल आने के कारण जंगल में महक आ गई है या सुगंध महक उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे जो है मुकुलित होने निकलने लगे हैं। मुकुलित मतलब निकलना, ठीक है, मुकुलित होने लगे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, जैसे बगीचे में इन वृक्षों में फल आ गए हैं वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे फल लटक रहे हैं। फूले अंगूर नींबू दालिम आलू गोभी बैगन
मूली। आंगू आड़ू आंगू नबी और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। इन सब की तरह ही सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन और मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो सभी वो हैं खेतों में जो सब्जियां हैं, ये सब भी जो है फल, मतलब इनमें भी ये भी निकल रही हैं, मतलब विकास की ओर बढ़ रही हैं। तो अब जो अगली पंक्तियां हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तड़की दाल जड़ी, लाला पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली, फैली मखमली, टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कविता की इन पंक्तियों में भी कवि फलों और सब्जियों के ही मनमोहक चित्र खींच रहा है और वह कहता है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो पीले अमरूद अब लाल लाल पत्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले से अधिक मीठे और सुंदर हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तड़की डाल जड़ी। और आंवली की डालों पर आंवली मतलब जो आंवले का छोटा रूप होता है उसे आंवली कहते हैं। तो आंवली की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे जो है लटक गए हैं। कहीं खेतों में पालक लहलहा रही है, आंवली से तड़ की डाल जड़ी, लहलहा पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली फैली। पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू फैल रही है, कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम जो है वह झूल रही है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और कहीं लौकी और सेम की लताओं में लौकी और सेम झूल रही है तो कहीं मखमल से मुलायम टमाटर हरे से लाल हो गए हैं। मिर्च के गुच्छों को देख कर कवि की कल्पना उन्हें बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में प्रस्तुत करती है। तो अब जो कविता की अगली पंक्तियां हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तर पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तैरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौटी रहती सोई। अब गंगा की तट भूमि पर आ गया है। लहरों के आने जाने से किनारे के बालू पर बने निशानों को बालू के सांप कहकर संबोधित करता हुआ वह कहता है कि बालू के सांपों में अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सर पर छाई तट पर तरबूजों की खेती। गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है। ठीक है, बालू के सांपों में अंकित गंगा की सतरंगी रेगी। गंगा की जो रेती कैसी है, वो सतरंगी। क्यों सतरंगी लग रही है? क्योंकि जो सूर्य का जो रोशनी है वो बालू पर पड़ता है तो उसमें चमक उठती है, इसीलिए। ठीक है, तो सुंदर लगती सर पर छाई तट पर तरबूजों की खेती, तो वह बालू के सांपों में अंकित है। तो उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूज जो मतलब कि ये गर्मियों में वाटरमेलन जो होता है उसी को कहते हैं। तो तट पर तरबूजों के खेतों में बड़े सुंदर लगते हैं। अंगुली की कंघी में बकुले कलंगी संवारते हैं कोई, जल में अपने एक पैर को उठाकर सिर खुजलाते हैं कौन? बगुले। बगुले ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बालों में कंघी कर रहे हैं, तैरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। गंगा के उस प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब तैर रहे हैं, सुरखाब पक्षी होते हैं, तो सुरखाब तैर रहे हैं, तो कहीं किनारे पर मंगरौठी, एक विशेष चिड़िया का नाम है मंगरौठी, तो वो उड़ती हुई सी दिखाई पड़ रही है। फिर अगली जो पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकर डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपत हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हटता जनमन। कविता की इन पंक्तियों में पंत जी ने बताना चाहा है कि हरियाली को अपने में समेटे बसंत के इस मादक मौसम में गांव का संपूर्ण दृश्य कैसा लगता है। अर्थात कह सकते हैं बसंत के मौसम में गांव का जो दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। तो हंसमुख हरियाली ही मातक मुख से अलसाए से सोए, तो कब कहता है कि रात की भीगी अंधियारी में सुखालस मतलब सुख से भरपूर सुख के कारण उत्पन्न होने वाले आलस से युक्त हंसमुख रीतिमा को धारण करने वाली फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी सो रही हैं।
हंसमुख हरियाली ही मातब सुख से अलसाई सोई। ठीक है, जो फसलें ऐसे लगने से वो सो गई हैं। भीगी अंधियारी में निस्की तारक स्वप्नों में से सोए। भीगी हुई अंधियारी में जो मतलब कि हरियाली, मतलब भीगी अंधियारी में अंधेरे में ऐसा लगता है कि जो फसलें हैं वो क्या है, तारक स्वप्नों में सोई, वो अपने स्वप्नों में जी रही हैं, अर्थात वह सो रही हैं। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। इन फसलों को धारण करने वाली धरती का गांव पन्ने अर्थात मरकत के डिब्बे जैसा है। इस मरकत डिब्बे जैसे गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का आच्छादन हो। ही निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से रहता जनमन। और अनुपमेय जिसे कोई उपमा न हो, शोभा युक्त गांव की यह जो है छटा या दृश्य इस बसंती मौसम में अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेने वाला है। तो इस प्रकार बच्चे यह ग्राम श्री कविता का भावार्थ था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब इस पास जुड़े कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, ये आपके गृह कार्य होमवर्क है। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको करना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।